आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे गेट क्रैश कोर्स लेकर के आएँ, तो मैं आपके लिए गेट क्रैश कोर्स लेकर के आया हूँ। और ये गेट क्रैश कोर्स आपकी गेट एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगा। जैसा कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, काफ़ी लोगों ने एक बार तो कम से कम रिवीजन कर ही लिया होगा, और कुछ लोग अभी रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे होंगे। सो ये गेट क्रैश कोर्स आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो फर्स्टली हम ये देख सकते हैं कि गेट के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जाती हैं। सो अगर हम ये देखें कि सबसे पहला टॉपिक जो कि है प्रोसेसेस थ्रेड एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। आप सबको पता है कि 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ को अच्छे से पढ़ करके जाते हैं, और इसमें से 2 से 3 मार्क्स उनके पक्के सिक्योर हो जाते हैं। तो क्यों ना आप भी ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाएं, जिसके अंदर आता है सिस्टम कॉल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके टाइप्स और थ्रेड्स। उसके बाद आता है थ्रेड्स और इट्स टाइप्स, एंड देन डिफरेंसेस बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेस, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स एंड बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। दिस मल्टी थ्रेडिंग इज वेरी इजी टॉपिक। पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज़ क्वाइट डूएबल अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाता है तो। देन वी हैव प्रोसेस बेस्ड एंड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। ओवर हियर वी कैन सी दैट आप यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स के बारे में जानते हैं। आफ्टर ऑल, concluding to this chapter, we will see microkernels and its difference between different types of kernels, like here monolithic kernels and microkernels, the differences between multitasking, multi-threading, and multiprocessing. Next, context switching. This topic is favorite of gate examination. So यहाँ से मिनिमम ऑफ मिनिमम 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और ये पिछले 10 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालाइज करेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा ही यहाँ से। देन fork फंक्शन एंड fork and C. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन का, तो आपको लगेगा कि इससे डर लगने का कोई एक्चुअली रीज़न नहीं है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में जानते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज जानते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कैसे होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको क्रिटिकल सेक्शन के बारे में समझ आ जाएगा कि क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। Then we come up to know about interprocess communications, and this interprocess communication, along with the message queues and shared memory part, and the methods that are involved in the interprocess communication. Next, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सेमाफोर्स और डिफरेंसेस बिटवीन म्यूटेक्स एंड सेमाफोर्स। जब आप ये सेमाफोर को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाएंगे, देन व्हाट यू विल कम टू नो दैट आपके लिए जो ये टॉपिक्स हैं, लॉक वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशन, पीटरसन्स एल्गोरिथम, जो कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन्स को प्रैक्टिस करते हैं, देन रीडर राइटर्स प्रॉब्लम एंड मॉनिटर्स, ये बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में भी हम सीमाफोर का यूज़ करते हैं, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। आप एक बार प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखेंगे, जैसा कि एक बार गेट के क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उन्होंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का एक कोड दिया था जो कि जावा में था, और स्टूडेंट्स को वो चीज़ बहुत अलग सी ही लगी जो कि आज तक पूछा नहीं गया था। नेक्स्ट, हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम देखेंगे। दीज आर आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन द सॉल्यूशन यूजिंग मॉनिटर्स एंड सेमाफोर्स। सो ये मॉनिटर्स वाला जो टॉपिक है, यह आपको कई सारी जगह नहीं मिलेगा। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इन डेप्थ बुक्स की रीडिंग करेंगे, और मैं आगे चल के आपको टेक्स्ट बुक्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आप प्रायोरिटी इन्वर्जन के बारे में सीखेंगे, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रायोरिटी इन्वर्जन एंड प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। ये बहुत एक तरह से क्वेश्चन है जो कि गेट का फेवरेट क्वेश्चन माना जा सकता है। ये बहुत बार तो नहीं पूछा जाता है, बट घुमा फिरा कर इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन डेडलॉक, स्टार्वेशन एंड लाइव लॉक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। देन हम डेडलॉक के बारे में जानेंगे, एंड बैंकल्स एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। Then we will come up to main memory management, and in this main memory management, we will see about a paging concept and the segmentation concept. Along with it, we will see demand paging concept, जो कि demand paging
एक तरह से गेट का ये मान लीजिए हर दूसरे साल में इसमें एक ना एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। अगर आप ये दोनों अच्छे से कर लेते हैं, ये दोनों मॉड्यूल्स आप अच्छे से कर लेते हैं, सो आप ये मान लीजिए कि आपका 60 to 70% मार्क्स कहीं नहीं गया है ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट का। एंड देन वी विल कम अप टू वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। एंड ये वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, बट इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हैं लाइक बिलेडीज एनॉमली, एंड देन ओवरलेज इन मेमोरी मैनेजमेंट जो कि गेट में पूछे गए हैं, स्पूलिंग एंड बफरिंग। ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं अलॉन्ग विथ थ्रैशिंग, जो कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आगे भी चीज़ों को समझने में ईज रहेंगे। नेक्स्ट जो कि गेट का एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, जिससे ये मान लीजिए कि 100% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इसके क्वेश्चंस को सही करके आएंगे। इट इज़ फाइल सिस्टम एंड डिस्क शेड्यूलिंग। अगर आप डिस्क शेड्यूलिंग और फाइल सिस्टम को अच्छे से समझ जाते हैं तो ये गारंटीड हो जाता है कि आप इनके 100% क्वेश्चन को ठीक करके आ जाती हैं। सो फाइल सिस्टम में वी विल सी सम ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ फाइल सिस्टम लाइक FAT32, exFAT एंड NTFS, जो कि आप फाइल को फॉर्मेट जब करते हैं, डिस्क फॉर्मेटिंग करते हैं, सो आप इससे कम अक्रॉस होंगे। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल practice questions upon it. So moving up to next part, आप देख सकते हैं like we are getting subject wise weightage for CSE, and we will see here this the operating system part. This operating system part alone comprises of 10% of the total weightage. So this 10%, that means this 8 to 10 marks will be uh, deciding factor for your rank. और आप ये चाहेंगे कि आप ये 8 to 10 मार्क्स में से सब सारे मार्क्स सिक्योर कर सकें अच्छे से। सो ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑल्सो रिक्वायर सम ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। सो हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी फ्रॉम दीज टेक्स्ट बुक्स दैट आई विल राइट ओवर हियर। सो सबसे पहली बुक जो है वो है गैल्विन। सो दिस गैल्विन टेक्स्ट बुक इज समवॉट लाइक बाइबल ऑफ ओएस। सो ये एक तरह से ये है कि अगर आप गैल्विन के बारे में, गैल्विन से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सो आपके 80% जो क्वेश्चंस हैं जो गेट्स में पूछे जाते हैं फ्रॉम ओएस विल बी सॉल्वेबल। देन अगर मैं दूसरी टेक्स्ट बुक्स की बात करूं, सो उनमें आता है टेनेनबम। सो टेनेनबम को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि जो गैल्विन में जिस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताया गया है वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो मैं सिंक्रोनाइजेशन एज अ होल टॉपिक मैं गैल्विन से पढ़ना प्रेफर नहीं करता हूँ। सो व्हाट आई हैव डन दैट, हम अगर सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे देन वी विल प्रेफर टेनेनबम बिकॉज इट हैव सो मच ऑफ एग्जांपल्स दैट ये वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। Then we will require some of the question practice. So for the question practice part, you can also use Stalling। और जो ये Stalling की बुक है, it is also for some in-depth analysis of operating system text। So जो इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं वो ऐसा मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम also requires some of the textbooks। So हम क्या करेंगे, we will study from these textbooks that I will write over here। So सबसे पहली बुक जो है वो है गैल्विन। सो दिस गैल्विन टेक्स्ट बुक इज समवॉट लाइक बाइबल के कोर कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एलैबोरेट करके लिखा गया है। सो यू कैन ऑल्सो प्रेफर दिस। और अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें तो आप ये जानना चाहेंगे कि ओएस से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है यहाँ से पढ़ने से। सो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ओएस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, सो इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर गेट प्रिपरेशन बट ऑल्सो हेल्प यू इन सेवरल डिफरेंट एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट एग्जामिनेशन यू विल गिव इज गेट, और ये गेट में तो आपको हेल्प करेगा, उसके साथ आप नेट पे देख सकते हैं कि एक एग्जामिनेशन होता है TIFR। it will also help you over there, and plus it will be helpful in ISRO examination and different other examinations.
ये कोर्स आपको एक और चीज़ के लिए हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, दैट दैट इज़ योर प्लेसमेंट्स. दिस इज ट्रू दैट यू कैन अवेल दिस कोर्स और फॉर योर प्लेसमेंट, एंड इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल, दैट वो आगे चल के आपके प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगा. नेक्स्ट, अगर मैं ट्रूली कहना चाहूँ तो ये जो क्रैश कोर्स है, दिस क्रैश कोर्स इज फॉर द गेट 2025 एस्पिरेंट्स. अगर आपको प्लेसमेंट्स या फिर TIFR या फिर इसरो या किसी और अदर एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जो गेट के अगले सेशंस होने वाले हैं लाइक गेट 2026 और समथिंग एल्स, उसके लिए इस क्रैश कोर्स को देखना है, देन इट इज़ ऑल्सो यूजफुल, बट इट इज़ solely meant for गेट 2025, taking it as the main focus of consideration. Alright, then सम ऑफ यू हैव आस्क्ड मी दैट क्या ये कोर्स हिंदी में रहेगा, और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये कोर्स इंग्लिश में रहेगा. सो आई विल लेट यू नो दैट दिस कोर्स विल बी सोलली बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. सो जिसको ये हिंदी में प्रेफर्ड था, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दैट आप थोड़ा बहुत इस कोर्स को फॉलो करते रहो, एंड ट्राई टू लर्न सम ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स, लाइक इट विल बी हेल्पफुल. आप ये देखिए कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स, then the work that you will be doing in a product based company or a service based company as an software engineer, so that company might be MNC or would be a part of IT group prevalent in the industry. So आपको कोप अप करने में आसानी रहे, then that's why I am preferring the language English. और कोई रीज़न नहीं है. और फॉर द अंडरस्टैंडेबिलिटी पार्ट मैं इसमें हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया करूँगा, सो दैट इट इज़ नॉट ऑल मच एलियन फॉर यू, और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं हिंदी में भी इसमें एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा. बट फॉर मी दैट इंग्लिश इज़ मच मोर प्रेफरेंसेबल. और ओके, नो प्रॉब्लम. और नेक्स्ट प्रिविलेंट इन द इंडस्ट्री, सो आपको कोप अप करने में आसानी रहे, देन दैट्स व्हाई नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज OS. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम, जैसे कि हम उसके डेफिनेशन से देख सकते हैं, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कोऑर्डिनेट्स टास्क एंड प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस फॉर इंटरैक्टिंग विद कंप्यूटर. सो मैंने a much preferenceable definition for it is that operating system act as a interface. और ये इंटरफेस किसके, बिटवीन यूजर एंड सेकंड दी हार्डवेयर. राइट, इसी डेफिनेशन को और अकाउंट में लेते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ रिसोर्स मैनेजर. राइट, और अगर हम कोई और डेफिनेशन देखते हैं इसकी, सो व्हाट वी कम टू नो दैट इट कंट्रोल्स द प्रोग्राम. सो इसको हम कंट्रोलर प्रोग्राम कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट व्हाट it will be like it provides set of utilities to simplify what, the application development. Okay, सो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि OS जो है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हाउ इट कैन बी एक्टिंग एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. चलिए देखते हैं. राइट, सो अगर हम अकाउंट में लें दैट इफ this is a user, okay, and
This is the OS, and this is the hardware. अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करके बताता हूँ आपको, तो ये कैसा दिखेगा? इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर एक बड़ा सा सीपीयू होगा, ओके। और यहाँ पे हमारे आई विल से इनपुट्स, और यहाँ पे हमारे आई विल से आउटपुट्स। सो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। और उसके साथ के साथ हार्डवेयर में हम और क्या जोड़ सकते हैं? लाइक विल हैव अ मेमोरी यूनिट। सो देयर इज अ मेमोरी, एंड दिस सीपीयू will have two parts. So the first part is the CU, that is the control unit or command unit, and the second part is the ALU, arithmetic logical unit, right? So what is happening over here is that आपको क्या लगता है क्या हो रहा है कि ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में अगर हमने ओएस लगा दिया तो वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है? तो अगर हम देखें तो ये यूज़र इस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है। वेट अ मिनट। सो ये यूज़र इस ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द यूज़र this operating system is interacting with the hardware. It is fetching the necessary details and reverting it back to the user, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम मेमोरी का अकाउंट में देखें, सो यहाँ पे हमारी मेमोरी है। अगर यूज़र को कोई चीज़ इस मेमोरी में फीड करनी है, सपोज उसका नेम, माई नेम इज XYZ. So this name is getting stored over here by the help of the user. And what the user is doing that वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एज द मीडियम बना रहा है टू स्टोर दिस डेटा इन दी मेमोरी, राइट? तो आगे चलते हैं। अगर हम मेमोरी की ही बात करें तो देखते हैं। ये मेमोरी जो है ये टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट मेमोरी इज प्राइमरी, and the next type is secondary memory. Alright. ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? We can have a RAM. Second, we can have a ROM. Third, what we can have a cache memory and etc. So this is the primary memory. और अगर हम आगे देखें तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? We can have DVDs और CDs, USBs, etc. So what happens that जो भी हमारी नेसेसरी नीड रहती है वो उस हिसाब से अपने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर प्रेफर करते हैं। लाइक डिफरेंट कंप्यूटर्स के डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं। सो द नीड्स ऑफ द यूजर, वो क्या करता है? नीड ऑफ द यूजर वो हमें ये बताता है कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड। आर्किटेक्चर क्या है ये हमें पता चलता है, राइट? और ये हमें ये यानी कि ये बता रहा है कि जो आर्किटेक्चर है अगर इसमें हम चेंज लेकर के आते हैं सो इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि जो हमारी नीड्स है उसके तरीके से हमने कंप्यूटर सिस्टम बनाया है। और अगर हमने कंप्यूटर किसी एक तरीके से बनाया है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी तरीके से डिजाइन होगा जो हमारी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हार्डवेयर है इट इज़ वेरी डम। अगर वो डम है सो इट विल ओनली नो टू लैंग्वेज, राइट? दैट इज 0 and 1। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज।
पर जो हमारा यूज़र है वो तो ये नहीं करता है। उसके पास तो अगर हम देखें उसकी लैंग्वेज क्या क्या होगी, 0 से 9 तक कोई डिजिट्स को यूज़ कर सकता है, और अल्फ़ाबेट्स को A to Z तक कोई अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकता है। इट कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट थिंग्स लाइक सिम्बल्स। और ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं अगर आपने कभी कोडिंग की होगी। सो इन अ कोडिंग लैंग्वेज दैट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, वी यूज़ दीज थिंग्स, राइट? एंड by using these things, what we are doing, we are generating this machine code or machine language, and our computer or the hardware is understanding only this machine language, and upon generating the results according to this machine language, it is giving us back the output. So इससे इसमें कैसे हमने वो किया, ट्रांसलेट कैसे किया? सो हेयर कम्स द पिक्चर ऑफ द ओएस। तो यहाँ पे कौन हेल्पफुल हमारे लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। द ओएस इज ट्रांसलेटिंग द आइडिया टू द हार्डवेयर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। राइट। सो ये एक तरीके से तो होगा नहीं, लाइक वी हैव ओनली अ प्रोग्राम, एंड उसी के थ्रू हमने यूज़र के जो इमोशंस हैं या उसकी जो आइडियाज़ हैं उन्हीं से ही उन्हीं को हमने कन्वर्ट कर दिया। सपोज करते हैं यूज़र जो है वो अपने आइडियाज़ को कैसे सोच सकता है? आइडियाज़ कैन बी थॉट ऑफ एज टेक्स्ट। सो इसके लिए हमने नोट पैड बना रखा है, या फिर वर्ड पैड बना रखा है, या फिर वर्ड बना रखा है। और द आइडियाज़ कैन बी थॉट ऑफ एज इमेजेस, जिसको हम ड्राइंग कह सकते हैं। इसके लिए हमने पेंट बना रखा है। द आइडियाज़ कैन बी थॉट ऑफ एज वीडियोज़, और इसके लिए हमने जो है वीडियो प्लेयर्स बना रखे हैं। जिसका एग्जांपल एक है VLC। VLC इज़ वेरी मच फेमस एग्जांपल ऑफ वीडियो प्लेयर्स। सो इनके लिए हमें क्या चाहिए? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स चाहिए। व्हाट वी विल नीड इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, राइट? और व्हाट इज दिस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स? दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड कर्नल। तो यहाँ पे कर्नल का कॉन्सेप्ट आता है, और ये जो कर्नल है इट इज द सोल, लाइक सोल ऑफ OS, या फिर मेन पार्ट ऑफ OS, ये आप कह सकते हो। सो दिस कर्नल इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स। इस कर्नल के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। इस कर्नल के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो आप प्रोसेस मैनेजमेंट कर सकते हो, जो कि इसका एक तरह से बहुत बड़ा पार्ट है। देन व्हाट यू कैन डू इज डिवाइस मैनेजमेंट, एंड नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, राइट? और इन सब का यूज जो है, इन सब का जो ऑपरेशन है, ये हम कर सकते हैं कर्नल के थ्रू। और कर्नल हमें और सारी भी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। सो अगर हम देखें कि ये इंटरफेस दिखता कैसा है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, या तो अगर हम हार्डवेयर को देखें तो वो कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? इट विल बी लोकेटेड समवेयर है। सो दिस इज कॉल्ड द हार्डवेयर, इट, एंड देन अप अप अपॉन इट इज द OS कोर। और जो OS कोर मैंने बताया अभी आपको, उसका नाम है कर्नल। सो यहाँ पे कर्नल बैठेगा, एंड अपॉन दिस OS कोर व्हाट वी विल हैव इज द कमांड इंटरफेस। और यहाँ पे जो है वो रहेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स या फिर प्रोग्रामर्स।
राइट। सो ये जो हार्डवेयर है, इसके ऊपर अभी आपके पास दो लेवल्स हैं, लाइक लेवल 1 एंड दी लेवल 2। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं। हम्म, अगर हम अकाउंट में लें, अगर हम अकाउंट में लें कि ये जो हार्डवेयर है, इसके ऊपर जो ओएस कोर है, ये तो हमारा कर्नल है। बट ये कमांड इंटरफेस क्या है? तो ये कमांड इंटरफेस है, एक होता है CLI बेस्ड और एक होता है GUI बेस्ड। अब आपको लग रहा है, समझ आ रहा होगा, ये जो CLI बेस्ड है ये है कमांड लाइन इंटरफेस, और ये जो GUI बेस्ड है ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस कमांड लाइन इंटरफेस का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? शेल, जिस शेल में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये GUI का बेस्ट एग्जांपल है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, राइट। और ये जो यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स हैं, वो डायरेक्ट शेल या फिर डेस्कटॉप से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। व्हाट दे डू इज, दीज ग्रुप ऑफ पीपल इज, दे विल यूज SCI, और they will use what? APIs. They will make the programs, and then they will use the SCI and API that is provided by the programming language or the library, and through it they will access the further layers. So SCI is what? SCI is the system call interface, and the API is application program interface. So अगर हम L1 and L2 के बारे में देखें, तो what are they? These are different, two different interfaces. This L2, first of all, if we are talking about it, so this L2 is an interface इसके बीच में इंटरफेस है यूजर, यूजर एंड द हार्डवेयर। नो, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द OS। एंड व्हाट इज L1? L1 is the interface between user and the hardware. Interface between OS and hardware, right? सो अभी तक जितनी आपने डेफिनेशंस देखी है OS के बारे में, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनमें से कोई भी डेफिनेशन अभी तक ट्रू नहीं है, बिकॉज अभी तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि व्हाट इज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द OS। सो OS इज डेफिनेटली, is what? It is definitely, you can read it over here, boundless. So for an example, अगर मैं एग्जांपल दूं, that if a kid is using a operating system, और आप उससे पूछोगे कि ये OS है क्या, सो वो आपको डेफिनेटली आंसर देगा कि भैया मैं इससे PPT बनाता हूँ, या फिर मैं इसमें गेम खेलता हूँ, मैं इसमें म्यूजिक सुनता हूँ, और या फिर कार्टून देखता हूँ। सो दिस OS हेल्प्स मी टू डू दीज थिंग्स। बट अगर आप एक प्रोग्रामर से पूछोगे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से पूछोगे, सो ही विल से दैट डेफिनेटली वो ये सब चीज़ें तो उसमें करता है, लाइक ही विल वॉच अ मूवी एंड ही विल मेक PPTs, बट एडिशनली टू इट ही डू व्हाट, ही राइट कोड्स। सो दिस OS इज हेल्पिंग हिम टू राइट कोड्स। और ऐसे ही अगर आप फर्दर रिसर्चर से पूछोगे, तो वो बोलेगा कि OS को समझ करके मैं अपने खुद के OS डिज़ाइन कर सकता हूँ, बाय लाइक learning more about different types of OS, I can design a OS. So the usability of the OS to different extents, it itself states that it is boundless. Like अलग अलग पीपल के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग यूजेज OS का, वो खुद स्टेट करता है दैट OS कैन नॉट बी डिफाइंड बाय अ पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये चीज़ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ से ये आउटपुट लेना चाहते हैं कि एक्चुअली गोल्स ऑफ OS क्या है, हमने OS को इम्प्लीमेंट क्यों किया।
सो गोल्स ऑफ ओएस में अगर हम देखें तो गोल्स ऑफ ओएस में 5 डिफरेंट गोल्स आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पहला गोल अगर हम देखें तो वो होगा कन्वीनियंस। ओके, कन्वीनियंस। अगला देखें तो वो आएगा, वो होगा एफिशिएंसी। राइट। अगला हम गोल देखें तो वो हो जाएगा स्केलेबिलिटी। अगला हम गोल देखें तो वो हो जाएगा रिलायबिलिटी। एंड देन रोबस्टनेस। एंड व्हाट, पोर्टेबिलिटी। सो ये जो है ये हमारे गोल ऑफ ओएस है। सबसे पहला जो गोल है वो है कन्वीनियंस। सो अगर हम कन्वीनियंस को इम्प्लीमेंट करने जाएं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी कोडिंग क्लासेस में क्या क्या होता है? इट इज़ व्हाट, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग दैट, आई एम प्लेसिंग अ स्टूडेंट ए ऑन अ सिस्टम दैट इज रनिंग यूनिक्स, and a student B on a system that is running Windows, राइट? सो यूनिक्स और विंडोज दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। आप उनमें से किसको प्रेफर करना चाहेंगे? डेफिनेटली विंडोज, क्योंकि विंडोज इटसेल्फ इज क्वाइट कन्वीनियंट। यूनिक्स को आपको फर्स्ट डे समझने में बहुत दिक्कत होगी, डिस्पाइट यूनिक्स इज मच मोर एफिशिएंट, मच मोर रिलायबल देन द विंडोज, एंड मच मोर सिक्योर देन द विंडोज, बट people will eventually go up for the windows, right? Next, if we are talking about the efficiency, it is self-explanatory that people will uh, go after efficiency. If you have a low efficient operating system and a good operating system, people will definitely go for the good option. Um, then the scalability. The operating system must be scalable. Like it must be present in more than one computer. द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी रिलायबल। ऐसा नहीं है कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और चलते चलते वो बंद हो जाए, एंड इट इज नॉट इवन सेव। और इट मस्ट बी रोबस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रोबस्टनेस? इट मीन्स दैट if a error is occurred, or a error is has been occurred, then despite the error has been occurred, the OS will function its rest of the functionalities, ignoring the error occurred. Like a error has been occurred that printer is not found. Printer not connected or not found, but it will not hamper your ability to write documents. There will be the error in the printer part, but the writing a document file must not be hampered. And when the printer will be connected or the driver will be installed, then what it will do, it will function properly, right? It must be portable, like the OS must be installed in different devices and can be carried through uh, different environments. And आगे में देखते हैं, अगर हम पीछे देखते हैं तो हमने यहाँ पे देखा था यही सब चीज़ें, और ये सारी चीज़ें चालू हुई थी जो कि हमारा मेन था दी आर्किटेक्चर। ये हमारा आर्किटेक्चर था, दैट वाज द सोल पर्पस दैट वाई वी हैव यूज द ओएस। दैट वाज द रीज़न कि हमें ऐसी आउटपुट्स चाहिए थे, हमें ऐसे रिजल्ट्स चाहिए थे, देन वी हैव यूज्ड दिस काइंड ऑफ ओएस। सो ये जो आर्किटेक्चर है ये वेरी करेगा फ्रॉम डिवाइसेस टू डिवाइसेस, and this architecture over here, it is stated by von Neumann, so it is also called von Neumann architecture. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, this architecture is mainly used for the personal computers PC. सो ये आर्किटेक्चर हमारे 95-90% प्रॉब्लम्स जो
मतलब जो हमारे रिजल्ट चाहिए होते हैं, आउटपुट चाहिए होते हैं पीसी में, अ, उनको जो है सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट कर देता है। एंड अगर हम देखें और पीछे चलते हैं, सो यू हैव सीन दैट, सो यू हैव सीन व्हाट, लाइक हम ओएस का यूज जो है वो एज अ रिसोर्स मैनेजर भी करते हैं, कंट्रोलर प्रोग्राम भी करते हैं, सेट ऑफ यूटिलिटीज को भी करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये रिसोर्स मैनेजर की तरह कैसे यूज होता है, ये जो ओएस है वो क्या करता है, वो सीपीयू, ऑलराइट, एंड मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, टाइम और एक्सेट्रा को, लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सब को मैनेज करके चलता है, राइट। सो इट इज रिसोर्स मैनेजर। एंड वाई इट इज कॉल्ड कंट्रोलर प्रोग्राम, लाइक इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. So what it do is it controls all the functionalities of the system and the programs that are running on this system to provide efficiency and the other functions that are required by the architecture. औ- तो आप इसे समझ ही गए होंगे कि इसे कंट्रोलर प्रोग्राम क्यों कहा जाता है, कि ये जो है हार्डवेयर को और जो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर चल रहा होता है उसको ऐसे कंट्रोल करके चलता है कि हम उससे मैक्सिमम थ्रूपुट ले सकें। आगे देखते हैं कि यहाँ पे सेट ऑफ यूटिलिटीज टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा जो ओएस है, इट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट। सो द एप्लीकेशन डेवलपर्स थिंक दैट द ओएस इज लाइक अ गवर्नमेंट। सो वो ये सोचते हैं कि लाइक अ गवर्नमेंट मैनेजेस ऑल द अदर स्टफ्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग different operations on minute levels and on macro levels also. So this uh, operating system is also responsible for the same. So नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, अ, आगे की जो भी टॉपिक्स हैं हम उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कुछ गेट के क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड भी हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड भी हैं उसको प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। So I will let you know that when I'm dropping up this video and the next video. And until then, keep learning and practice your gate questions and previous year questions, and be connected for any other doubts.